हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5th 12th क्लास की बीएसटी का लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आज ये जो हमारे रिमेनिंग छोटे से टॉपिक बचे थे, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। जो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू का तो पक्का ही है, एक क्वेश्चन एलिमेंट्स में से आता ही आता है। और जो डेलीगेशन के टॉपिक हैं उसमें भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक आज का? डेलीगेशन। डेलीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अब देखो, आप समझो, आपका स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल है, मेन हेड स्कूल का प्रिंसिपल को माना जाता है। प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है पूरे स्कूल को सही से चलाना, लेकिन एक प्रिंसिपल पूरा स्कूल कवर नहीं कर सकता। एक प्रिंसिपल बच्चों की अटेंडेंस, एग्ज़ाम पेपर, फीस वगैरह सब कुछ, या जो भी सर्कुलर आ रहा है, फिर आपको अगर कहीं टूर पे लेके जाना है, तो वो सब कुछ एक पर्सन अकेला मैनेज नहीं कर सकता। ऐसे ही कंपनीज में अब मुकेश अंबानी, इतनी सारी रिलायंस के डिपार्टमेंट है, अलग अलग ब्रांचेस है बिजनेस की, उसको वो अकेला पर्सन नहीं देख सकता। तो वो क्या करते हैं, अपने काम को आगे अपने सबऑर्डिनेट को बांट देते हैं। जब कोई सुपीरियर अपनी पावर सबऑर्डिनेट को दे देता है तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ पावर, अपनी पावर किसी और को दे देना। तो देखो क्या डेफिनेशन है। डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब भी एक सबऑर्डिनेट के पास सुपीरियर से पावर आ जाती है कि मेरे बिहाफ पे आप ये काम करो, तुम ये काम करो, मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, पावर देता हूँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में और चीज़ समझो क्या इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन इज प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कंपलसरी है कि आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेलीगेशन के बिना एक पर्सन सारा काम नहीं संभाल सकता। आप कहीं का भी एग्जांपल ले लो, आप एक बैंक में चले जाओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक मैनेजर की। लेकिन मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता। वो कैश डिपॉजिट भी करे, जो विड्रॉल वाले आ रहे हैं उनके पास भी आए, जो एटीएम लेने आए हैं या जो लोन के लिए आए हैं, वो अकेला पर्सन नहीं संभाल सकता। इसलिए अपनी वो पावर उसने सबको बांट रखी है। अब आगे एक पॉइंट है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके ऊपर कमेंट वाला भी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी भी आ सकती है। इसका मतलब ये है, अब अगर मैनेजर ने अपना काम बांट दिया, अपनी डेलीगेशन अथॉरिटी पावर दे दी, अब किसी एम्प्लॉय से अगर कोई गलती हो जाती है, हम फिर भी कंप्लेंट करने के लिए, लड़ने के लिए किसके पास जाते हैं? मैनेजर के पास। क्योंकि मैनेजर ने अगर अपनी पावर डेलीगेट कर भी दी है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो मैनेजर है, जो हेड है वहाँ पे, उसी की। ऐसे ही अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स को नहीं बोलते, सीधा हम किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल से लड़ाई होती है या प्रिंसिपल के खिलाफ बोला जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही पावर आगे डेलीगेट करी थी। तो डेलीगेशन से कभी भी जो मेन सुपीरियर है, जो भी हेड है, जिसने पावर आगे दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। ये था डेलीगेशन का छोटा सा पॉइंट। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। की डेलीगेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या एलिमेंट्स, ये 3 चीज़ें जरूर होंगी ही होगी। पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी तो हमने देखा ही है, जब तक अथॉरिटी नहीं होगी वो डेलीगेशन होता ही नहीं है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। अब इन तीनों को हमने अलग अलग पढ़ना है, लाइन वाइज, या एक साथ डिफरेंस में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा। तो करते हैं इन तीनों का डिफरेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में? ध्यान से समझना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो फ्लो वाला है, ये वाला तो एमसीक्यू में आता ही आता है, और अलग से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले मीनिंग देखते हैं, इनके मीनिंग क्या है। अथॉरिटी का मीनिंग है राइट टू टेक डिसीजन। जब आपने किसी को पावर दे दी कि आप अब मेरी जगह पे डिसीजन ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, ठीक है। ओब्लिगेशन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। जिसको पावर दी गई, अथॉरिटी दी आपने एक पर्सन को, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको काम को करने की। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अब जवाब कौन देगा? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफकोर्स वही जवाब देगा जिसको पावर दी गई। या फिर जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अल्टीमेट अकाउंटेबल कौन होता है? प्रिंसिपल। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है
कि आंसर देना जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो भी आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे कि अब कौन आंसर देगा, किसके पास जाएं जो जवाब देगा हमें, तो वो होता है अकाउंटेबिलिटी। अब डेलीगेशन, डेलीगेट मतलब किसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसको नहीं। तो अथॉरिटी को हमने पढ़ा, डेलीगेशन कर सकते हैं, मैं अपनी पावर किसी और को दे सकता हूँ, वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, जिसकी जिम्मेदारी थी उसको ही बोला जाएगा कि तुमने आगे क्यों दिया थे, मैंने तो तेरे को ये काम करने के लिए बोला था। जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर को बोल देता है कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आप टूर पे बच्चों को लेके जा रहे हो, आपने देखना है, ठीक है। अब टीचर आगे वहाँ पे जाके अगर वो बना देता है, मान लो एक बॉयज़ में से हेड बना दिया, गर्ल्स में से एक हेड गर्ल बना दी, लेकिन प्रिंसिपल तो किसको बोलेगा, टीचर को बोलेगा ना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देखना, तो ये आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, जो भी पेरेंट्स आएंगे वो प्रिंसिपल को ही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जवाब दे रहा कोई और देगा, किसको बोला जाएगा, प्रिंसिपल को ही। तो अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं हो सकती और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं हो सकती। इसके बाद फ्लो, हमेशा अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देगा, कभी भी ये थोड़ा ना हुआ सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अथॉरिटी दे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है, सबऑर्डिनेट को जवाब देना पड़ेगा सुपीरियर को कि हाँ भाई जो काम है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा, सुपीरियर थोड़ा जवाब देगा। ऐसा ही अकाउंटेबिलिटी में भी हमेशा नीचे वाला पर्सन जवाब देगा ऊपर वाले को। तो कहाँ को फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर को अपवर्ड फ्लो हो रहा है, हमेशा सबऑर्डिनेट जो है वो जवाब देगा सुपीरियर को कि हाँ भाई मैंने ये जो काम किया है ये गलत हुआ है, सही हुआ है, क्यों हुआ है, अकाउंटेबिलिटी रहेगा। लास्ट है ओरिजिन, कि कहाँ से अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी आती है अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी ए बी सी डी ऊपर से लेके लेवल है अलग अलग, तो इसमें फॉर्मल पोजीशन है, ए जो है वो बी को पावर देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा अथॉरिटी। तो ये जो आपकी फॉर्मल पोजीशन है, जितनी ज़्यादा ऊपर आपकी पोजीशन आप उतना ज़्यादा पावर नीचे आके दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। तो जितनी आपकी, अगर कोई पर्सन सबसे नीचे वाले पोस्ट पे है, उसके नीचे कोई है ही नहीं पोस्ट, तो वो अथॉरिटी तो किसी को दे ही नहीं सकता आगे, तो इसलिए ये पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी अथॉरिटी दे सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, जितनी आपको अथॉरिटी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। अगर आपको एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप मतलब अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ उसी ही क्लास के लिए हो। जैसे विराट कोहली है मान लो, या कोई रोहित शर्मा है, अगर रोहित शर्मा सिर्फ ओडीआई टीम का कैप्टन है, उसको सिर्फ ओडीआई टीम की अथॉरिटी दी गई है डिसीजन लेने की, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी फिर ओडीआई टीम के ही जो 50-50 मैच होते हैं उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, T20 मैच के लिए नहीं है, टेस्ट मैच के लिए भी नहीं है। इसके बाद आओ अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो रिस्पॉन्सिबल होगा जवाब भी उसे देना पड़ेगा। तो जिस चीज़ के लिए, जैसे रोहित शर्मा अभी मैंने बोला ओडीआई मैच के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद अथॉरिटी है, तो वो आंसरेबल भी सिर्फ किसके लिए होगा, जिस चीज़ की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वैसे हमारे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है, और डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बस वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो बड़ी ना बन जाए, छोटी वीडियो। आप वीडियो को देखो पहले, फिर बुक से पढ़ो, फिर इससे रिलेटेड जो भी MCQ या क्वेश्चंस होते हैं वो करो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।